नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव यानी मेहमान भगवान के समान होता है। एक जमाने में यह भारत का आदर्श वाक्य हुआ करता था और लोग इस वाक्य की रक्षा और पालन करने के लिए अपनी जान भी दे दिया करते थे। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पैर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े थे और उन्होंने सुदामा के घायल पैरों को अपने हाथों से धोया था। लेकिन ये कलयुग है। इस दौर में लोग अपने फायदे के लिए अतिथि को पहले ठगते हैं, लूटते हैं, घायल करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसकी हत्या भी कर देते हैं। सच तो यह है कि भारत के लोगों ने अपने अनैतिक आचरण, चोरी और धोखेबाजी की वजह से इनक्रेडिबल इंडिया और अतुल्य भारत जैसे शब्दों को बर्बाद कर दिया है। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए हमारे देश में हर मोड़ पर कोई ना कोई धोखेबाज, चोर और लुटेरा खड़ा है और विदेशी मेहमानों को लूटना ही उसका रोजगार है। आप इन्हें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। फर्जी बाबाओं और बेईमान दुकानदारों से लेकर टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एजेंट्स तक सब के सब आपस में मिले हुए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। इसलिए आज हमने ऑपरेशन अतुल्य भारत किया है और आज हम आपको यही ऑपरेशन अतुल्य भारत दिखाने वाले हैं। ये एक ऐसी खबर है जिस पर जी न्यूज की टीम ने रिपोर्टिंग की है और न्यूजीलैंड के एक वीडियो ब्लॉगर ने भी हमारी टीम के साथ मिलकर इस खबर पर काम किया है। यह खबर परंपराओं और नैतिकताओं के प्रवचन देने वाले भारत पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। मिलावट, धोखा और फरेब भारत के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। हमारे देश में लोग पूरा पैसा वसूल कर कम सामान तौलते हैं, शुद्धता की गारंटी का बोर्ड लगाकर मिलावट करते हैं, लूट की कमाई को भी मेहनत की कमाई कहते हैं और बेईमानी करने के बाद ऊपर वाले से माफी भी मांग लेते हैं ताकि अगली बार फिर से अनैतिक काम कर सकें। आज आप सबको देश के इस चरित्र को पहचानना होगा और इसे ठीक करने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मशहूर हिल स्टेशन शिमला में पानी की भयानक कमी कैसे हो गई है। शिमला में पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत लगातार सूख रहे हैं और वहां पानी की जबरदस्त किल्लत है। यह एक बहुत बड़ी घटना है, इसे गंभीरता से लीजिएगा। आपको याद होगा डीएनए में हमने आपको साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर के बारे में बताया था जहां पर पानी के खत्म होने का दिन तय कर दिया गया था। उस दिन हमने पूरे भारत को सावधान किया था और यह बड़े दुख की बात है कि आज हमारी आशंका सही साबित हो रही है। अब शिमला में भी डे जीरो जैसे हालात बनने वाले हैं और शिमला इस लिस्ट में अकेला शहर नहीं है। हमारे पास दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों से, कई शहरों से जल संकट की तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें देखकर आप भी चिंतित हो जाएंगे क्योंकि आपके घर में भी किसी ना किसी दिन पानी आना बंद हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के जाने के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के फैसले पर आपत्ति जताई है। पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ ने चिट्ठी लिखकर प्रणब मुखर्जी को अपने फैसले पर विचार करने के लिए कहा है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी आपत्ति जताई है। वो व्यक्ति को आरएसएस बुला रही है तो किस मसौदे पे बुला रही है? क्या प्रणब मुखर्जी साहब ने अपने विचार बदले हैं या आरएसएस में ही कोई स्वाभिमान नहीं बचा है? आधिकारिक तौर पर कांग्रेस इस मामले में बयान देने से बच रही है। देखेंगे आगे आने वाले दिन में क्या होता है। अभी इस वक्त हम नो कमेंट पर ही इस बात को ठहराते हैं। प्रणब मुखर्जी के नागपुर दौरे पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रणब मुखर्जी अगर आते हैं तो अच्छी बात है और संघ कोई ऐसे कहेगी क्या? पाकिस्तान की संगठन है क्या? संघ राष्ट्रभक्तों की ये है और क्यों आप टीका टिप्पणी करते हो? प्रणब मुखर्जी 7 जून को नागपुर में संघ के मुख्यालय जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचे। कल सुबह पीएम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मिलेंगे। इस यात्रा का मकसद एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना है। इस दौरे पर चीन के सरकारी अखबार ने इंडोनेशिया के समांग पोर्ट को लेकर भारत और इंडोनेशिया की रक्षा साझेदारी पर चेतावनी दी है। अखबार ने लिखा है कि अगर भारतीय नौसेना को समांग पोर्ट पर आने की छूट मिली तो चीन भी भारतीय महासागर में ऐसा ही कदम उठाएगा।
कल पीएम मोदी के इंडोनेशिया में कई कार्यक्रम हैं। वो कल दोपहर जकार्ता के इस्तिकलाल मस्जिद जाएंगे और फिर जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। शाम को पीएम मोदी इंडिया इंडोनेशिया सीईओ फोरम की बैठक में शामिल होंगे। 31 मई को पीएम मलेशिया जाएंगे। वहां राष्ट्रपति महाथिर मोहम्मद से मुलाकात होगी। 1 जून को सिंगापुर में पीएम शांग्रीला वार्ता को संबोधित करेंगे। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन को संबोधित करेगा। उत्तर प्रदेश के कैराना और महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में कुछ मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोटिंग होगी। कैराना में जहां 73 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी, वहीं भंडारा गोंदिया के 49 बूथ पर फिर से मतदान का फैसला चुनाव आयोग ने लिया है। कैराना और भंडारा गोंदिया में सोमवार को उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खराबी की वजह से लोग वोट नहीं डाल पाए थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम का विरोध किया है। बड़े पैमाने पर शिकायतें आई हैं। आम लोगों का भी भरोसा टूटा है मशीनों पर। अखिलेश के बयान पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी हारती है तो ईवीएम पे दोष मढ़ती है, विपक्ष हारता है तो ईवीएम पे दोष मढ़ता है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 4 छात्रों ने टॉप किया है। गुरुग्राम के प्रखर मित्तल, यूपी के बिजनौर की रिमझिम अग्रवाल, यूपी के ही शामली की नंदिनी गर्ग और केरल के कोच्चि की श्री लक्ष्मी ने 500 में से 499 अंक हासिल कर बोर्ड इम्तिहान में बाजी मारी। कुल मिलाकर 86.70% छात्र 10वीं की परीक्षा में पास हुए। लड़कों के मुकाबले लड़कियों का पास प्रतिशत बेहतर रहा। तिरुवनंतपुरम रीजन के 99.60% छात्र पास हुए। तिरुवनंतपुरम के बाद चेन्नई और अजमेर रीजन रहा। 27,426 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए, जबकि 1,31,493 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए। पढ़ाई में हमेशा मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, हर प्रॉब्लम में मेरी हेल्प की है। इस बार करीब 16 लाख छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी थी। यूपी एटीएस के एडिशनल एसपी राजेश साहनी ने खुदकुशी कर ली है। उन्होंने आज लखनऊ में एटीएस मुख्यालय में बंद कमरे में करीब 12:45 पर खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेश साहनी ने आत्महत्या क्यों की, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्राइवर से पिस्टल मंगाई और खुद को गोली मार ली। राजेश साहनी 1992 में पीपीएस सेवा में आए थे। कई कामयाब ऑपरेशंस में उन्होंने आतंकियों को गिरफ्तार किया। पिछले हफ्ते ही उनके नेतृत्व में एटीएस की टीम ने आईएसआई के संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया था। उन्होंने आतंकी संगठनों के कई स्लीपर मॉड्यूल्स को भी बेनकाब किया था। प्रथम दृष्टया आत्महत्या है और ऑफिशियल वेपन से है और समय मैंने आपको बताया 12:45 पे ये घटना घटित हुई है। मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। शाह ने सबसे पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह से मुलाकात की। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं गरीबों की, किसानों की, वो बेसिकली हमने डिस्कस की, उन्हीं पर बेसिकली हाईलाइट हुआ है, क्योंकि गांव में मैं पैदा हुआ, गांव में पढ़ा। अमित शाह संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से भी मिले और सरकार की उपलब्धियां बताईं। महा जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष 50 लोगों से निजी तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 4000 प्रमुख कार्यकर्ता 1 लाख से अधिक जाने माने लोगों से मिलेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर उनके साथ चर्चा करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार 16वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली में आज जहां पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 43 पैसे हो गई, वहीं डीजल का भाव 69 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर रहा। मुंबई में पेट्रोल का दाम 86 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 73 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर रहा। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर रहा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 43 पैसे हो गई है, वहीं डीजल का भाव 73 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर रहा। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल की कीमत को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को चुनौती दी है। ये तो दिवालियापन की पराकाष्ठा है। अगर उनकी हिम्मत है तो 5 अर्थशास्त्रियों को लेके कहे कि हम 25 रुपया घटाना चाहते हैं। अगर उन 5 अर्थशास्त्री उनको समर्थन करते हैं, हम उनको स्वीकार कर लेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुद्रा योजना से लोन लेने वालों से नमो ऐप के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 करोड़ लोगों को इस योजना से फायदा मिला है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत 55% लोन SC, ST, OBC और महिलाओं को दिए गए। पीएम ने कहा कि बड़े लोग लोन लेकर भाग जाते हैं, लेकिन गरीब नहीं भागता। पीएम मोदी ने कल उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन पाने वाली महिलाओं से बात की थी। इस देश में एक ऐसा समय था जब खुद वित्त मंत्री फोन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। ठेकेदार, वोट बैंक की राजनीति, ये बैंकों से रुपये मार ले जाते थे। अगले 2 दिन तक सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। सरकार से बातचीत नाकाम होने के बाद बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसकी वजह से 30 मई और 31 मई को सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर होगा। महीने के आखिर में बैंकों का कामकाज बढ़ जाता है, ऐसे में हड़ताल की वजह से दिक्कत और बढ़ सकती है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार उनका वेतन सिर्फ 2% बढ़ाना चाहती है, जो उन्हें मंजूर नहीं है। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले 2012 में जब उनका वेतन बढ़ा था, उस वक्त 15% की बढ़ोतरी की गई थी। 30-31 मई को 10 लाख बैंक कर्मचारी 9 बैंकिंग यूनियन के संगठन हैं, ये सभी लोग जो है हड़ताल पर रहेंगे। चाणक्य ने कहा था कि घर में आया हुआ अतिथि सभी का गुरु होता है और उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। भारत में अक्सर कहा जाता है अतिथि देवो भवः, यानी अतिथि भगवान के समान होता है। हमारे संस्कारों में घर के द्वार पर आए किसी भिक्षुक को भी भूखा लौटाना पाप माना गया है और हमेशा ये कहा गया है कि अतिथि का सत्कार करने से पुण्य मिलता है। शायद किसी जमाने में ऐसा होता भी होगा, लेकिन आधुनिक भारत में ये सब किताबी बातें हैं। सच तो ये है कि भारत के लोगों ने अपने अनैतिक आचरण, चोरी और धोखेबाजी की वजह से इनक्रेडिबल इंडिया और अतुल्य भारत जैसे शब्दों को बर्बाद करके रख दिया है। विदेशों से आने वाले पर्यटकों के स्वागत के लिए हमारे देश में हर मोड़ पर कोई ना कोई धोखेबाज, चोर या लुटेरा खड़ा है और विदेशी मेहमानों को लूटना ही उसका रोजगार है। फर्जी बाबाओं और बेईमान दुकानदारों से लेकर टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एजेंट्स तक सब के सब आपस में मिले हुए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी होती है। इसलिए आज सबसे पहले हम आपको ऑपरेशन अतुल्य भारत दिखाएंगे। ये एक ऐसी खबर है जिस पर जी न्यूज की टीम ने रिपोर्टिंग की है और न्यूजीलैंड के एक वीडियो ब्लॉगर ने भी हमारी टीम के साथ मिलकर इस खबर पर काम किया है, ताकि पर्यटकों को ठगने वालों को एक्सपोज किया जा सके। लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना धंधा चलाने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, लेकिन इस संक्रामक बीमारी का सबसे ज्यादा असर भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में दिखाई देता है, जहां भारत के लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं और इन पर्यटकों को भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, यहाँ के सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होती और इसलिए ये ठीक से मोल भाव नहीं कर पाते और फिर वो भारत से जुड़ी बहुत ही कड़वी यादें लेकर जाते हैं। जी न्यूज की टीम पिछले कई हफ्तों से इस खबर पर काम कर रही थी। हमें ऐसी जानकारियां लगातार मिल रही थीं कि टूरिस्ट गाइड से लेकर ट्रैवल एजेंट्स और मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाले पुजारी और पंडे, टैक्सी वाले, सब के सब मिलकर लोगों को लूट रहे हैं। मंदिर में शॉर्टकट दर्शन कराना हो, कहीं घूमने का इंतजाम करना हो, टैक्सी से कहीं जाना हो या फिर खरीदारी करनी हो, हर जगह कमीशन वाला धंधा खुलेआम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन और सिस्टम को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी भी कार्रवाई नहीं करते। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि अतुल्य भारत के इन ठगों ने सबका कमीशन फिक्स करके रखा है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सब जानते हैं, लेकिन सबका कमीशन फिक्स है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। मिलावट, धोखा और फरेब ऐसा लगता है भारत के डीएनए का हिस्सा बन चुका है और हम सब ने इसे स्वीकार कर लिया है। बेईमानी को अब हमारे देश में बुरी नजर से नहीं देखा जाता। हमारे देश में लोग पूरा पैसा वसूल कर कम सामान तोलते हैं, शुद्धता की गारंटी का बोर्ड लगाकर सरेआम मिलावट करते हैं,
लूट की कमाई को भी मेहनत की कमाई कहते हैं और बेईमानी करने के बाद ऊपर वाले से माफी भी मांग लेते हैं ताकि अगली बार फिर से यही अनैतिक काम कर सकें। भारत के पर्यटन मंत्रालय के एक सर्वे के मुताबिक 39% पर्यटकों ने यह स्वीकार किया कि उनके साथ भारत में कभी न कभी धोखाधड़ी हुई है। इस सर्वे में 21% लोगों ने यह भी कहा कि उनका सामान चोरी हुआ, जिसकी वजह से उनका भरोसा टूट गया। शायद इसीलिए दुनिया के ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान बहुत नीचे है। इस लिस्ट में स्पेन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे पर जर्मनी और चौथे पर जापान है, जबकि भारत 40वें नंबर पर है। भारत का पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा है। हमारे देश में करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी इसी पर्यटन से चलती है, लेकिन इसके बावजूद इस उद्योग में भारत की स्थिति सुधर नहीं रही, क्योंकि इस उद्योग को बेईमानी और कमीशनखोरी के वायरस ने बीमार कर दिया है। भारत के जीडीपी में पर्यटन उद्योग का योगदान करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है, जो हमारे पूरे जीडीपी का 9.4% है। वर्ष 2017 में टूरिज्म की वजह से भारत के करीब 4 करोड़ 16 लाख लोगों को रोजगार मिला था, जो पिछले वर्ष देश के कुल रोजगार का 8% था। हालांकि दूसरे देशों की तुलना में हम अब भी बहुत पीछे हैं। अमेरिका में पर्यटन का क्षेत्र पूरे देश के जीडीपी में 101 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान देता है, यानी भारत से करीब 6.5 गुना ज्यादा, जबकि चीन का पर्यटन उद्योग वहां के जीडीपी में 67 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है, यानी भारत से 4 गुना ज्यादा। इसी तरह जर्मनी पर्यटन की वजह से 25 लाख करोड़ और जापान 23 लाख करोड़ रुपए का योगदान अपने जीडीपी में देते हैं। पिछले वर्ष भारत में 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक आए थे, जबकि 2016 में यह आंकड़ा 88 लाख था। पर्यटन की वजह से भारत में विदेशी मुद्रा आती है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। टूरिज्म सेक्टर भारत में आने वाले फॉरेन एक्सचेंज का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इन आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे देश के पर्यटन उद्योग में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए हमारी सरकारों ने कभी भी कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई। पर्यटकों के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षाएं और नसीहतें विज्ञापनों में तो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखता। हमारे देश के ठग लोगों को धोखा देने में अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो सिस्टम को या तो ठेंगा दिखा देते हैं या फिर उसके हाथ में रिश्वत वाली दक्षिणा रख देते हैं और फिर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के कुछ बेईमान और धोखेबाज लोग अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। This is such a vast country. I could be anywhere in the world, but here I am. It is every person's dream to be mesmerized by the beauty of the Taj Mahal. India has a power, a magic about it that draws me back here each time. I can't wait to go back and discover more. And India is not just incredible, India is acquirable. It won't just accept you, but pull you in with open arms, allowing your passions to find peace. Price that people offer me is much higher because they expect I don't know better. The shopkeepers keep harassing me, being like, "Ma'am, you want to buy? You want to buy?" सब तो यह है कि पैसा चाहिए। भैया अभिषेक का 1100 और वैसे बिना अभिषेक का 500 रुपये। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत का नारा दिया गया है, लेकिन कई ऐसे लोग अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सक्रिय हैं जो भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं।
देसी हो या विदेशी टूरिस्ट, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र में से एक वाराणसी सबकी पहली पसंद होती है। लेकिन किसी को यह बात पता नहीं होगी कि जिस पावन धरती पर वो कदम रखने जा रहे हैं उसे कुछ लोगों ने अपनी काली कमाई की बदौलत अपवित्र कर रखा है। ये वो लोग हैं जिनकी गिद्ध जैसी नजरें हमेशा अपने शिकार की तलाश करती रहती हैं, और जो शिकार पकड़ में आया उसे तो साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकते। जी न्यूज की टीम वाराणसी में सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची। गाड़ी से उतरते ही काशी के शिकारी हमारी तरफ दौड़ पड़े और पूछने लगे कि भगवान भोलेनाथ के शॉर्टकट दर्शन करना चाहेंगे क्या? भैया अभिषेक का 1100 और वैसे बिना अभिषेक का 500 रुपये। हम लोग सोच रहे थे 10-20 रुपये में काम हो जाएगा। 10-20 रुपये में क्या गाड़ी में भर का 50 रुपये खाली नाल में लेता है। 500 रुपये कह रहे हैं, 500 रुपये ज़्यादा बता रहे हैं पंडित जी। 1100-2100 नहीं मांग रहे तो ऐसे ढंग से पूछ रहे हो, इसलिए लोकल दक्षिणा यहाँ का बताएं। 1100-2100 से कम नहीं तो लोग VIP हमारे शॉर्टकट में दर्शन करा के तुरंत बाहर नहीं खड़ा करते कि 5 घंटा लाइन में खड़े रहो, समय बर्बाद करें। अब ये भी देख लीजिए कि बिना लाइन के कैसे शॉर्टकट दर्शन कराए जाते हैं। क्या रेट दे रहे हैं? छोटा 251 का, मीडियम का आपको बड़ा दे रहा हूँ। आपको देंगे 250 हमारा दक्षिणा है, कम से कम बताए हैं। तो छोटा वाला ले लो। छोटा वाला कितने? वही 251 वाला। दोनों मंदिर का 21 वाला 2 डाली लगती है। पढ़े लिखे 2 डाली लगती है, तुम एक डाली लो, एक डाली में दोनों मंदिर का ले लेना। 250 बचा ना बेटा। एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम इस लाइन के आगे सुरक्षा कारणों की वजह से कैमरा लेकर नहीं जा सकते थे। लेकिन भोले भाले टूरिस्ट को अपना शिकार बनाने वालों का दिन खराब था, क्योंकि इस बार हमारे कैमरे ने उनका शिकार कर लिया और वो सब कुछ बताते चले गए। जितना जल्दी पंडित जी का दर्शन कराए तो करा नहीं सकता। पुलिस वाले ने इनका ऐसे बड़ा पकड़ लिया पीछे से। करना लगा होता है ना, अगर किसी डालेंगे जैसे जाओ वो तो दिखाने के लिए ताकि पब्लिक को लगे कि मुझसे 500 रुपए लिए गए और इस बात का दावा किया गया कि बगैर लाइन के आपको दर्शन कराया जाएगा। और जैसा कि वादा किया गया था उस हिसाब से मुझे बगैर लाइन के दर्शन कराया गया। 251 रुपए का प्रसाद और चढ़वाया गया और उसके बाद 50 रुपए का दूध अलग से दिलवाया गया। यही नहीं, 2 और मंदिरों के दर्शन कराने के लिए मुझसे 1100 रुपए मांगे गए, जो कि मैंने दिए। लेकिन मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि ऐसे लोगों का चेहरा जनता और प्रशासन के सामने उजागर हो सके जो लोग धर्म के नाम पर ऐसी काली कमाई यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास करते हैं। हम एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गए। हम ये जानना चाहते थे कि जब बात 3 मंदिर घुमाने की हुई थी तो सिर्फ एक मंदिर में दर्शन क्यों कराए गए, और इस सवाल का जवाब था मोल भाव वाली फिक्सिंग। समझ गए ना, घाट घूम लोगे हैं, घाट घूमने के बाद तुम्हारे पास गाड़ी है, ये लड़का साइट सीइंग करा देगा। 2 घंटे 3 घंटे में साइट सीइंग कर लोगे। 2 बजे तक तुम खाली हो जाओगे। और पैसा कितना? पूरा ही फुल साइट सीइंग कराएगा तो 2100 लेगा। घाट वाट लेकर? नहीं, घाट तो भी घूमोगे अलग। अभी 1100 बता रहे थे। नहीं तो सारनाथ जाएगा, 4 मंदिर घुमाएगा। कौन 4 मंदिर? तो 5 किलोमीटर है। संकट मोचन, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, बिरला मंदिर, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना किया, बिरला ने बनवाया। बहुत लंबा चौड़ा है, मार्बल का, उसमें विश्वनाथ जी बैठे। और इसका कितना पैसा लगेगा? घाट 2000 रुपए लेगा। बोट से 15 किलोमीटर में घुमा करके 70 सब दिखाते हुए घुमाते हुए। रिजर्व रहेगा बोट की? किसी को नहीं बैठाएगा, खाली तुम ही 3 आदमी बैठोगे। पहले हम लोग इधर घूम ले। पहले इधर घूमो, इधर घूम कर तब उल्टा मत जाओ, एक तरफ से घूमो। हम पहले काल भैरव चल रहे हैं। अभी बनारस में रुके हैं। हाँ, हम शाम तक रहेंगे ना, पहले मैं काल भैरव घुमा दो। हमारा बात सुनो, अभी ठंडा तुम बोट घूमो। ठंडा कहाँ, पसीना आ जा रहा है इसीलिए। बोट में हवा लगेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं।
ऐसा सही दाम बताइए टोटल कुल मिला हम वोट वाले नहीं है। नहीं, इनसे जो 2100 बता रहे 1100 बता रहे थे। चारों मंदिर इधर जाएगा, सारनाथ 20 किलोमीटर। अब 1100 बता रहे थे, 2100 20 किलोमीटर सारनाथ 2 मंदिर दिखाएगा ना, चारों मंदिर नहीं जाएगा। इधर 5-6 किलोमीटर है, इसमें समय लगेगा घूमने। डायरेक्ट तुमको डायरेक्ट मंदिर में घुमाएगा, ले जाएगा, लाइन में नहीं खड़ा करेगा, लाइन में नहीं खड़े करेगा, फट फट तुमको दर्शन कराएगा बाहर। हर जगह लाइन लगा रहता है बेटा, चारों मंदिर में लाइन बम्फर लगी रहती है। डायरेक्ट तुमको ले जाएगा, लाइन में नहीं खड़ा करेगा। फिर वही पुलिस वाले धक्का मारेंगे। कोई बात नहीं, उसके साथ तुम आराम से करोगे। वही माया बाजार है बेटा, काशी। ये लोग 2100 रुपए में हमें 4 मंदिर और घाट घुमाने के लिए तैयार हुए और हमारे साथ अपने 21 साल के बेटे को भेज दिया। लेकिन उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने इसे ठीक से समझाया नहीं, क्योंकि इसने हमारे खुफिया कैमरे पर इनक्रेडिबल इंडिया के फर्जीवाड़े का एक एक सच उगल दिया। एक साइड कितना कमीशन मिल जाएगा लगभग? किससे इधर लेफ्ट साइड क्यों 10% सुनते 10% या 5% मिलेगा, जो भी 100 रुपये पे 10 पे मिल जाएगा। 10 साड़ी मिलेगा तो मान लीजिए हम लोग को 10% के हिसाब से मिलेगा। मान लो उसने 10,000 की साड़ी खरीदी, हाँ 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 मान लीजिए, उसमें से हम लोग को मिल जाएगा। हाँ 1,000 रुपये। तो समझ लीजिए आधा पे आप लोग तय किए होंगे तो आधा आपको मिलेगा, और 40% किए होंगे तो 40% मिलेगा। वो भी अपना बताएंगे ना कि आपको आधा देना है कि। और क्या चीजें यहाँ खरीदी जाती है? साड़ी का हो गया, इसमें साड़ी हो गया, और होलसेलर हो गया, मतलब कि घंटी पितरी का सामान हो गया, ये सब इस पे भी कमीशन मिल जाएगा। पितरी का सामान हो गया, घंटी हो गया। इस पे कितना मिलेगा, कितना परसेंट? वही 12%, 10%, हर जगह जैसे कि 10% से कम ही है, ऊपर नहीं होता। तो मतलब सारे जितने यहाँ पंडे हैं उन सबसे सेटिंग रह जाता है। यहाँ पर गाड़ी लगा। प्रसाद की दुकान अगर खोले तो उसमें भी हम लोग अपना सेट कर सकते हैं। हाँ, प्रसाद की दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए दुकान देना पड़ेगा यहाँ पे खोलने के लिए। तो उसमें तो फिर पंडों से सेट करना पड़ेगा, तब पंडित लेकर आएंगे, आप लोग ही तो लेकर। वहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे, बस आप लोग को लगाना पड़ेगा। होटल पे भी 10%, 12% इस तरह होटल वाले से भी मिलता है हम लोग को। अब इनसे मिलिए, ये सारनाथ के बाहर अवैध टूरिस्ट गाइड्स हैं, जो पर्यटन के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए डंके की चोट पर कमीशन का पूरा खेल समझा रहे हैं। साड़ी का आपको यहाँ पे 30% मिलता है। 30%? हाँ, 100 रुपये में 30 रुपये। क्या कैसे कमीशन मिलेगा? 30 से बने 40 से बनता है। आपका अंग्रेज लेगा तो आपका 60% बनेगा। यहाँ पे कंचन गुप्ता की दुकान है ना, तो सबसे बड़े यहाँ के सबसे बड़े मालिक वही है। तो वो कितना कमीशन देते हैं? वो देते हैं 60 देते हैं, 40 देते हैं, 30। 60 विदेशियों पर? हाँ, 30 इंडियन पे देते हैं। किस चीज़ पे देते हैं? साड़ी पे देते हैं। माला फूल में भैया कमीशन मिलता है, जो माला फूल लेंगे उसमें कमीशन मिल जाएगा। कंपनी में आप जाए। मूर्ति की दुकान से लेकर साड़ी के शोरूम तक, होटल की बुकिंग से लेकर गंगा नदी में नाव की सैर तक, चारों तरफ लगभग 10% से लेकर 60% तक अवैध टूरिस्ट गाइडों के कमीशन फिक्स है। इसके बाद हम एक ट्रैवल एजेंट बनकर बनारसी साड़ी की दुकान पर पहुंचे और यहाँ भी लूट का धंधा ही चल रहा था। जो भी आप अगर जैसे 500 साड़ी बिकी, 2000 की साड़ी बिकी, या 5000 की बिकी, या 10,000, वो तो चाचा जो आपको परसेंटेज मिलेगा, उसमें आपको परसेंटेज मिलेगा। काशी में पिछले कई दिनों से पर्यटक हमें लपका कल्चर की शिकायत कर रहे थे। सिर्फ देसी ही नहीं, अवैध टूरिस्ट गाइड्स ने विदेशी पर्यटकों का भी जीना मुहाल कर रखा है। We get a lot of offers from tuk-tuk drivers to bring us all around town, but I do understand that they also want to make a living, of course. But if I have to say, that's the only problem I face. Price that people offer me is much higher because they expect I don't know better. Also, when I brought a SIM card at a very big provider, I went to the official store with the branding, and they sold me the SIM card package for higher than what it actually cost. Because in another cities I have seen that the guides they have the card here with their name, but here in Varanasi even the legal guides I have never seen them with their card or anything. No. Sometimes it's uncomfortable when you're just walking and people stare at you, or shopkeepers keep harassing you, being like, "Ma'am, you want to buy?" And you're just like, "No, thank you," but they still keep on walking, or yeah, just things like this. दिन भर अगर आदमी घाट पर या शहर की मुख्य स्थल पर चले जाएं, जहाँ पर्यटक लोग जाते हैं, वहाँ पर दिन भर तो
कोई ना कोई तो पीछे लगा रहेगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं गुरु हूँ, तो मैं फलाना हूँ, मैं संन्यास हूँ, तो ये है वो है, और सब तो यह है कि पैसा चाहिए। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम यही मांग करते हैं कि ऐसे गैर मान्यता प्राप्त टूरिस्ट गाइडों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भारत के अतिथि देवो भव का भाव जारी रहे और पर्यटकों में विश्वास भी कायम रहे। कैमरामैन दीपेंदु के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। वाराणसी को आप देश की आध्यात्मिक राजधानी भी कह सकते हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और वो काशी को क्योटो बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन बनारस की धरती पर मौजूद ऐसे लोग प्रधानमंत्री के सपने पर भी ग्रहण लगा रहे हैं। वैसे भारत की धरती पर आने वाले किसी विदेशी मेहमान के साथ जो व्यवहार होता है, उससे पूरी दुनिया भारत के बारे में अपनी राय बनाती है। इससे ये पता चलता है कि भारत के संस्कार कैसे हैं, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, और यहाँ के लोगों के डीएनए में कितनी ईमानदारी है और कितनी बेईमानी। अतिथियों को लूटने वाले सिर्फ वाराणसी में ही नहीं हैं, वो दिल्ली में भी हैं, और ज्यादातर विदेशी पर्यटक भारत में सबसे पहले यहाँ की राजधानी दिल्ली ही पहुंचते हैं, और यहीं से ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते हैं। लेकिन इन दोनों ही शहरों में उनकी मुलाकात किसी न किसी धोखेबाज या लुटेरे से हो ही जाती है। दिल्ली से लेकर आगरा तक अतुल्य भारत को बदनाम करने वाले खलनायकों की पूरी फौज खड़ी हुई है। आगरा का मशहूर पेठा 100 रुपए से 150 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिकता है, लेकिन इसका जब कोई विदेशी पर्यटक इसे खरीदने के लिए आता है तो इसे 400 रुपए किलो तक में बेचा जाता है। यानी जैसे ही दुकानदारों को पता चलता है कि यह पर्यटक है, 100 रुपए से दाम बढ़ाकर 400 से 500 रुपए किलो कर दिया जाता है। अगर टैक्सी का किराया 200 रुपए है तो विदेशी पर्यटक को देखते ही अचानक 4 गुना बढ़ जाता है और उनसे 800 रुपए या इससे भी ज्यादा वसूले जाते हैं। आगरा में ताजमहल के छोटे छोटे प्रतिरूपों की कीमत करीब 150 से 200 रुपए तक है, लेकिन विदेशी पर्यटकों को यही चीज 650 रुपए में बेची जाती है, और अगर बात बन जाए तो इससे ज्यादा में भी। हालात ये हो गए हैं कि भारत में हो रही इस लूट के खिलाफ अब बहुत से विदेशी पर्यटक सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, और वो अपने अनुभव सोशल मीडिया पर लिखते हैं। न्यूजीलैंड के एक वीडियो ब्लॉगर हैं जिनका नाम है कार्ल रॉक। उन्होंने विदेशी सैलानियों को ठगने वाले ऐसे बेईमान लोगों के वीडियोस को रिकॉर्ड करके उनका पर्दाफाश किया है। कार्ल ने ऑपरेशन अतुल्य भारत में जी न्यूज के साथ मिलकर काम किया। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको दिल्ली और आगरा के असली हालात के बारे में पता चलेगा। अरे सारे जहां से अच्छा, देखो जरा। मैडम, ये सरकारी विज्ञापन अब शर्मिंदा नहीं करते। शॉर्टकट मैडम, सेव योर मनी। इन सरकारी विज्ञापनों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इनक्रेडिबल इंडिया की नहीं बल्कि लूट खसोट वाले इंडिया की है। हम मेहमानों के साथ ईमानदारी करते हैं यहाँ, और उसकी गूंज सुनाई देती है वहाँ। आइए देश का सर गर्व से ऊंचा करें। अतिथि देवो भव। इंडिया में कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, लेकिन असल में बहुत से लोग अतिथि को ही लूटते हैं। यह है देश की राजधानी दिल्ली। और यह है दिल्ली का दिल, कनॉट प्लेस। यहां तो विदेशियों को देखते ही लूटने वाले आ जाते हैं, जिन्हें आप शुद्ध हिंदी में दलाल कहते हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशियों को बेवकूफ बनाकर अपना कमीशन वसूलते हैं। होटल में रूम लेना हो, कोई खरीदारी करनी हो या फिर कहीं भी जाना हो, विदेशी पर्यटकों को बेवकूफ बनाने के लिए ये हर तरह के झूठ बोलते हैं। ये कार्ल रॉक हैं, न्यूजीलैंड के निवासी हैं, लेकिन आजकल भारत में रहते हैं। इनके वीडियो ब्लॉग्स इंटरनेट पर हिट हैं, क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो ब्लॉग्स में विदेशी सैलानियों के साथ भारत में होने वाली लूट का सबूतों के साथ पर्दाफाश किया है। हमारे कहने पर कार्ल ने एक बार फिर कैमरा अपने गले में लटका दिया और ये कनॉट प्लेस पर खड़े हो गए।
विदेशी टूरिस्ट को देखते ही एक व्यक्ति आया और बात करने लगा। बिना पूछे ही इस व्यक्ति ने कार्ल को बताया कि थोड़ी ही दूरी पर सरकारी टूरिस्ट ऑफिस है, जहां से वो कॉल को सफर में मदद कर सकते हैं। ये पूरी तरह से झूठ था। ये व्यक्ति बिना पैसों के ही उस कथित सरकारी टूरिस्ट ऑफिस में ले जाने को तैयार हो गया। Oh, I remember you in the hotel. From the hotel? Oh, which one? My brother working there, see you there. Oh, really? Nice. But my rickshaw outside there always. Achha. Nice. Where are we going after Delhi? After Delhi? No, Jaipur. Tomorrow? Yeah. And Agra. By train, but how you go? Oh, I don't know yet. Better you can go government tourist office. Government tourist office? Yeah, there's an information center. So they help you on the train or bus, whatever. Okay. So it's good for you, cheaper way. Which way? Go to, ये है ना सामने, ये सामने जो है ना, come I show you, no money. Okay. No money, है ना? No. Don't have to buy anything. No. ऑटो वाला पहले से ही सेट था। फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ इस व्यक्ति ने जान पहचान बढ़ानी शुरू की। ये भी पूछा कि इंडिया में कितने दिन रुकोगे। What's your name? Carl. Nice. So how long want to stay in India? How long? India? 2 weeks. Very short time. Yeah. ये व्यक्ति झूठ पर झूठ बोल रहा था। इसने एक बार फिर ये बताया कि ये दिल्ली सरकार का पर्यटन दफ्तर है और ये भी कहा कि उसके लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं। If I come to your country, you help me. Yeah, sure. Money no important, money coming and going. Yeah. You're welcome to India, you know. झूठ की ये इंतहा है कि इस व्यक्ति ने खुद को एक स्कूल में टीचर बताया। वो जताना चाहता था कि वो तो बस मदद कर रहा है। What's your job? That's why I need school teaching. Oh, teacher. Oh, nice. Hindi. Not English. What's Hindi? खैर, थोड़ी देर बाद वो कॉल को लेकर इस ट्रैवल एजेंसी में पहुंच गया। जाहिर है ये सरकारी दफ्तर नहीं है। बाहर से ऑटो में एक विदेशी सैलानी को देखा तो ट्रैवल एजेंसी के मालिक भी बाहर निकल आए। कॉल ने पूछा कि क्या ये सरकारी दफ्तर है, लेकिन दुकान मालिक ने भरोसा बनाने के लिए ही पहली बार सच बोल दिया। Is this the official government office? This is the travel agency. Oh no, I asked them for the official. No, I just read. No problem. I asked them for the official government office. Sir, have a seat, please. No worry. This is Rice Bureau. It's called Perfect Holiday Travels. Okay. Kind problem. If you go to like a government office, they give you information and they can suggest you some travel agency, Rice Bureau. Okay, but you do whatever you want. I'm not lying with you. Okay. Yeah, I mean, he lied to me though. He said he's taking me to the one on John Park. You know? Okay, yeah. इसके बाद ट्रैवल एजेंसी के मालिक ये बताने लगे कि वो तो पिछले महीने ही जर्मनी गए थे। इन बातों का सिर्फ यही मतलब था कि वो अपनी ट्रैवल एजेंसी में आए ग्राहक का भरोसा जीतना चाहते थे। कार्ल ने उन्हें बताया कि उन्हें जनपथ जाना है, लेकिन ट्रैवल एजेंसी वाले ये महाशय उन्हें टालते रहे। So I speak with the truth. I know. When you go in Janpath 88, you go there. If they can sell you inside, it's okay. Okay. If they don't sell it, they can suggest you someone. Yeah. They get the money from them. Okay. If you like, you come back here. बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर जनपथ के लिए उन्होंने बाकायदा एक नक्शा निकाल लिया और उस पर कार्ल को समझाने लगे। This is India tourist office. Yeah, this one. And you want to see 88 Janpath. This one. Yeah. Right. And I'm here. This is India. Same. Oh, I just walk straight through there. Okay. Same here. और साथ में ये भी पूछते रहे कि जयपुर, आगरा या कश्मीर जाना हो तो वो कार्ल की मदद कर सकते हैं। फ्लाइट से जाना हो या ट्रेन से, सारा इंतजाम करवा के देंगे। And also we have a special flight to Ladakh and Kashmir. If you want. Yeah, I do want. Okay. I have your card. You can feed the price €95 to north. Okay. Where's your address on here? In the back. Oh, no. Okay, sure. Or do one thing. You can put my number in your mobile. I'm on WhatsApp. Okay. लेकिन कॉल भी जनपथ जाने पर अड़े रहे। ऐसे में इन महाशय के चेहरे पर शिकार के ऐसे चले जाने की टीस दिखाई दे रही। I'm damn sure they can hand over to you someone else. I don't know. My friend recommends this place to go. So. Okay, if you go there, I trust him. And he can send them somewhere else then?
Then I'll come back to you. They give foreigners a really bad experience in India, and it's not representative of how locals would treat a foreigner here. There's a small percentage of people, of scammers and touts, who are wrecking foreigners' times here. अब आपको उस शहर में लेकर चलते हैं जिसे देखने के लिए हर विदेशी सैलानी हिंदुस्तान आता है, आगरा। Vente Namucaro, uno un regalo, bonito, barato, chiquito, chiquito, piquito, pegado, Namucaro, uno un regalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 en la frente, pues no Namucaro. कौन सी भाषा है ये? Español. बेइंतहा मोहब्बत की निशानी ताजमहल और बेइंतहा लूट की निशानी आगरा। इन बच्चों से हमने दोस्ती की तो यहाँ भी इनक्रेडिबल इंडिया की पोल खुलती दिखी। बच्चों ने बातों बातों में बताया कि कैसे यहाँ हर सामान की खरीदारी पर कमीशन फिक्स है। पेटे में मिलता है कमीशन 40%। 40% मिलता है। कपड़े वगैरह कुछ भी खरीदो आप, इसमें मिलेगा कुछ भी। को बेचोगे तो आप। अच्छा, अगर आप फॉरेनर को दुकान तक लेके जाओगे तो कमीशन मिलता। कमीशन का खेल समझने के लिए हमने एक ऑटो किया। ऑटो वाला हमें बताने के लिए राजी हो गया कि कैसे ये कमीशन का खेल चलता है, लेकिन कमीशन कितना मिलता है ये नहीं बताया। तो ले आते हैं हैंडीक्राफ्ट बाजार में, तो वहाँ जो भी परचेस करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है, हमारा ऑटो नंबर एंट्री हो जाता है वहाँ, तो हमको क्या साल पे इनाम मिलता है। इसके बाद ऑटो वाला हमें यूपी हैंडलूम सेंटर ले गया। यहाँ सबसे पहले बड़े से पत्थर के ताजमहल को दिखाकर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है और फिर शुरू होता है आपको सामान खरीदवाने की जोर आजमाइश। छोटा सा ताजमहल जो आपको 150 से 200 रुपए में मिल जाएगा, उसके लिए आपसे मांगे जाएंगे 650 रुपए। ये ताजमहल का मॉडल है, इसके नीचे होती है। अब आप लोग इसको लाइट देंगे तो खास में अपनी लाइट का मसला करें, जितना ताजमहल और लाइट का दोनों का काम करेगा। आगरा में दो चीजें फेमस हैं, एक ताजमहल और दूसरा पेठा। और पेठे में भी पंछी का पेठा। लेकिन ताजमहल के आसपास आपको बहुत सारे पंछी पेठा स्टोर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आप नकली पंछी पेठा स्टोर पर पहुंचे। हमारा ऑटो वाला अब हमें पंछी पेठा स्टॉल लेकर गया। पहले आप रेट सुनिए। 1 किलो पेठा 300 रुपए किलो। जी हाँ, ठीक सुना आपने, नकली पंछी पेठा, वो भी 300 रुपए किलो। ये कितने का बताया? 300 kg। और ये 300 रुपये kg है सारा। ये 350 के बॉक्स आते हैं ये वाले, यानी 1000 रुपए किलो हो गए। जी बाबूजी, किलो के हिसाब से नहीं आता, न से ऊपर आता है न से नीचे आता है। यानी घटिया और नकली पेठा न सिर्फ भारत के लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसी ठगी के ग्लोबल शिकार है। अब जरा पंछी पेठा के असली रेट भी जान लीजिए। सूखा हुआ पंछी पेठा सिर्फ 100 रुपए किलो और रस वाला पेठा सिर्फ 140 रुपए किलो। यानी 140 रुपए के असली पेठे की जगह नकली पेठा, और वो भी 300 रुपए। इसका रीजन यही है कि सबकी कॉपी की गई है। शुरुआत तो सारे पेठों की हमारे यहाँ जितने भी फैंसी आइटम है, आज हम 22 तरह के फैंसी आइटम बना रहे हैं। जो हम आज माल निकालते हैं उसको 5-6 दिन में कॉपी कर लेते हैं और मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर देश के अतिथियों को देवता नहीं बल्कि एटीएम समझा जाता है। यहाँ कदम कदम पर टूरिस्ट को ठगने वाले, लूटने वाले चोर बैठे हुए हैं। पवन नारा, जी मीडिया। तो आपने देख लिया कि हमारे देश में अगर कोई विदेशी पर्यटक आ जाए तो ये सारे लोग उसे एक एटीएम मशीन की तरह देखते हैं और उससे से ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में अब बेईमानी को बुरा नहीं माना जाता। अगर आप किसी चीज के दाम 3 से 4 गुना बढ़ाकर किसी को लूट भी रहे हैं, किसी को ठग रहे हैं, तो उसे बुरा नहीं माना जाता। हमारे देश ने, हमारे समाज ने इन सारी चीजों को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। अब हमें इन चीजों का कोई दर्द नहीं होता। हमारे देश में गौ रक्षा, भारत माता की जय और राष्ट्रगान को लेकर अक्सर बहस चलती रहती है। देश में खुद को राष्ट्रभक्त और देशभक्त साबित करने के लिए लोग अक्सर इन मुद्दों का सहारा भी लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इससे कोई असली राष्ट्रभक्त नहीं बनता। असली राष्ट्रभक्त वही है जो अपने ईमानदार आचरण से इस देश का सम्मान बढ़ाए। हमें ऐसे संस्कारों की घर वापसी करनी होगी। सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। हमें ऐसा आचरण करना होगा
जिससे भारत के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। और अब हम बात करते हैं पानी के बारे में, क्योंकि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा और यह विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है। चौंकिए नहीं, क्योंकि आपने हमेशा पानी को बहुत हल्के में लिया है, पानी को हमेशा मुफ्त की चीज समझा है। अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए आपको हमेशा पानी मिलता आया है और आपने जाने अनजाने में उसे हमेशा बर्बाद भी किया होगा। ऐसा करते हुए आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगर एक दिन पानी आना बंद हो गया तो फिर आपका क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लोग आजकल सिर्फ पानी के बारे में सोच रहे हैं, बाकी किसी चीज के बारे में नहीं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला देश का बड़ा और बहुत पसंदीदा पर्यटन स्थल है। ब्रिटिश भारत में शिमला को अंग्रेजों की समर कैपिटल का दर्जा हासिल था और आज भी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग शिमला जाते हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है। लेकिन अब वहां के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और देश के बाकी लोगों से कह रहे हैं कि कृपया करके शिमला मत आइए, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं बचा। शिमला में पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है वो जगह जहां पर पानी प्राकृतिक रूप से इकट्ठा होता है, जैसे नदियां, तालाब, कुएं और बावली। शिमला में इन सभी जगहों पर पानी करीब करीब समाप्त होने वाला है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना भी है और बहुत बड़ी चेतावनी भी। आपको याद होगा, हमने आपको साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, जहां पर पानी का संकट इतना बड़ा हो गया था कि पानी के खत्म होने का दिन तय कर दिया गया था। वहां 16 अप्रैल 2018 के दिन को डे 0 कहा गया था, क्योंकि इस दिन वहां का पानी समाप्त हो जाना था। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि केप टाउन में बारिश हो गई, जिसकी वजह से वहां डे 0 की तारीख अब वर्ष 2019 तक टल गई है। लेकिन जल संकट अब भी बना हुआ है। केप टाउन की तरह अब शिमला में भी डे 0 जैसे हालात बनने वाले हैं। केप टाउन के जल संकट का डीएनए टेस्ट करते हुए हमने पूरे देश को सावधान किया था और दुख की बात यह है कि आज हमारी यही आशंका सही साबित हो गई है। वैसे भारत में ये सिर्फ शिमला की तकलीफ नहीं है, देश के बहुत सारे हिस्सों में पानी के लिए इस समय भी खूनी संघर्ष चल रहा है। इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, ये किसी गांव देहात की तस्वीरें नहीं हैं। पानी के लिए ये युद्ध, ये बहस, ये छीना झपटी देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया है कि पानी को लेकर यहाँ जबरदस्त झगड़े होते हैं और कई बार खून खराबा भी होता है। पानी को लेकर खून बहता है। यहाँ के लोगों के चेहरे पर गुस्सा देखकर शायद आप भी चिंतित हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि अगर किसी दिन आपके आसपास ऐसे हालात बन गए तो आप क्या करेंगे, क्योंकि पानी सिर्फ उसको मिलेगा जो शक्तिशाली होगा, जो दूसरे लोगों को पछाड़ पाएगा और दूसरे लोगों को पीछे करने के बाद बहुत बड़े संघर्ष के बाद आपको पानी मिलेगा। शिमला और दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। डिंडोरी में पानी की तलाश में लोग कुएं के अंदर उतर रहे हैं। महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं के अंदर जा रही हैं। भूमिगत जल का स्तर कम होने की वजह से यहां कुएं अब पूरी तरह से सूख चुके हैं। लेकिन इस सूखे हुए कुएं की सतह पर मौजूद कीचड़ जैसे गंदे पानी को भी लोग बर्तनों की मदद से बाल्टी में भर रहे हैं और इसी पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जरा देखिए, इस महिला की तरफ देखिए, अपनी जान जोखिम में डालकर इस सूखे हुए कुएं में उतर रही है, सिर्फ कुछ बूंद पानी लेने के लिए। यह भारत की तस्वीर है। पानी की कमी से देश में किस तरह के संकट आते हैं, इसकी कुछ तस्वीरें हरियाणा के पानीपत में भी आपको नजर आएंगी। वहां यमुना नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। जिस जगह से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट की है वो कोई खेल का मैदान नहीं है, बल्कि यमुना नदी का रिवर बेड है। यानी ये वो जगह है जहां पर यमुना नदी का पानी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ यमुना नदी एक छोटे से तालाब के रूप में आपको नजर आ रही है। ये कोई छोटा तालाब नहीं है, कोई छोटा गंदा तालाब नहीं, बल्कि ये यमुना नदी है। इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। अंतिम संस्कार के बाद बची हुई राख को लोग यमुना नदी के जल में प्रवाहित करते हैं। लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष मिलता है। लेकिन यहाँ तो नदी ही मरणासन्न नजर आ रही है। नदी खुद मर चुकी है।
लोग नदी की रेत में ही अब अस्थियों और राख को दबा रहे हैं और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि जब यमुना नदी का पानी आएगा तो उनके सगे संबंधियों को मोक्ष मिलेगा, तब तक उनकी अस्थियां ऐसे ही पड़ी रहेंगी। हमारे महान पूर्वजों ने हर प्राचीन परंपरा को प्रकृति से जोड़ा था ताकि लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में एहसास होता रहे। पुराने जमाने में नदियों की आरती होती थी और पेड़ों की पूजा होती थी, लेकिन ये संस्कार भी प्रकृति के संतुलन को बिगड़ने से रोक नहीं पाए। ये पानी के लिए जंग है। यहीं से भरेंगे, देखेंगे, नहीं चलता। देश की राजधानी दिल्ली के संगम विहार के इस इलाके में लोग पानी के लिए इसी तरह लड़ते हैं। यहाँ टैंकर से जुड़ी हुई सप्लाई पाइप को अपने कब्जे में लेने के लिए छीना झपटी चल रही है। एक एक बूंद पानी की कीमत वसूल करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले पानी किसके टैंक में जाएगा, इस पर बहस जारी है। एक परिवार एक ड्रम पानी से तकरीबन 15 दिन तक गुजारा करेगा। पीने के लिए भी इसी पानी से काम चलाना होगा। छोटा छोटा जुड़वा बच्चे हैं, पूरा फैमिली है, उसमें 2 लीटर में खाए पिए नहाए धोए क्या करें। पैसे देने के बावजूद फिर भी हम पानी का इतना तकलीफ पा रहे हैं। बच्चे नहावा स्कूल जाना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, बिना नहाए जाना नहीं है। बच्चे कैसे क्या करेंगे पानी बिना? कहीं कनेक्शन का पानी नहीं है, कोई सा कनेक्शन का नहीं है पानी। पानी की ये जंग कई बार पुलिस थानों और अस्पतालों तक पहुंची है। यहाँ रोज पानी के लिए लड़ाई होती है, लाठियां चलती हैं और लोगों के सिर फूटते हैं। तीसरा विश्व युद्ध पानी की वजह से लड़ा जाएगा, ये कई रिपोर्ट्स बताती हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ये जंग शुरू हो चुकी है। पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि हर किसी को पहले पानी चाहिए। लगातार जो लड़ाई है मैम वो आपकी जारी रहती है इस तरह से पानी के लिए? ये तो बहन जी हमारा रोज का रात दिन का यही काम है। हम क्या करें, पानी के लिए रोज भागते हैं, जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, हर नेता के पास जा के देख लिया, ना यहाँ पे बोर है, ना यहाँ पे कोई सोनिया विहार का पानी है, ना ही यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था है कि हम कहाँ पे जाएं। ये देखिए आपके सामने सारी व्यवस्था, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। एक जमाने में देश की समर कैपिटल कहे जाने वाली शिमला की हालत भी देश की राजधानी दिल्ली जैसी ही है। शिमला में भी पानी के लिए कतारें लग रही हैं। लोग पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। शिमला में पानी के प्राकृतिक स्रोत सूखते जा रहे हैं। इन स्रोतों से पानी निकालना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जिससे अब लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। आज 7 दिन हो गए हैं हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और इतनी समस्या है कि पानी का कोई हल नहीं निकल रहा है। सब लोग यहाँ पे हैं, सारी लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, लेकिन पानी का कोई हल नहीं निकाल रहे कि लेवल बन रहा है, अभी देंगे तब देंगे, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। यहाँ एक हफ्ते बाद पानी की सप्लाई हो रही है। हर उम्र के लोग पानी की लाइन में लगे हैं। हर किसी के लिए दिन का पहला लक्ष्य है किसी तरह पानी हासिल करना। पानी की कमी की वजह से बच्चे नहा नहीं पा रहे, इसलिए स्कूल जाना भी मुश्किल है। शिमला का जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। दूर तक कई किलोमीटर तक कोई पानी का सोर्स नहीं है, तो इसलिए हम सरकार को, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि इस पानी के ऊपर गौर करें कि यहाँ लोगों को कितनी समस्या। 8-8 दिन के बाद पानी जो है लोगों को मिल रहा है। रात को मतलब 10 बजे के बाद यहाँ पानी का शुरू हो जाता है, 12-1 बजे तक लोग खूब भरते रहते हैं। कोई यहाँ दुकानदार जो वहाँ काम करते हैं वो 9-10 बजे पहुँचते हैं, उसके बाद पानी की ड्यूटी उनकी। सबसे बुरे हाल पर्यटकों के हैं।
होटलों में पानी नहीं है। सैर सपाटा करने शिमला आए लोग अब पानी की तलाश में लगे हैं। ये शिमला का मेन वार्ड है, माल रोड। यहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट है। यहाँ जो शौचालय हैं सारे बंद पड़े हैं। इसकी वजह से लोग जो शौच है साइडों पे कर रहे हैं, जिससे वार्ड में का जो गंदगी फैल की बीमारी का डर है। आज सुबह से महिलाएं इस वजह से हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। शिमला में पानी पर राजनीति भी तेज हो गई है। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने यहाँ नगर निगम में पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने भी उन पर बल प्रयोग किया। डिप्टी मेयर है, उनका दफ्तर भी खाली है, कमिश्नर का दफ्तर भी खाली है। 11 दिन से पानी नहीं है। यहाँ पर जो है कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, सब आ चुके हैं। मेरा मानना ये है कि प्रदेश सरकार को जो है इस नगर निगम को बंद करना चाहिए। कुछ यही हाल मध्य प्रदेश के डिंडोरी का है। यहाँ पानी के लिए लोग कुएं में उतरने को मजबूर हैं। हमारे गांव में साहब भारी समस्या है इस पानी की। इसमें जो है ये गांव में पीने के बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा है। 3-4 कुआं हैं जिनमें जो है एक भी पानी नहीं है। वहाँ जो है दिन भर रात भर महिलाएं जो है लाइन लगी रहती हैं, तो कहीं जो है 1-2 घड़ा मिलता है। उज्जैन में लोग पानी के लिए रस्सियों के सहारे गहरे कुएं में उतर रहे हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। माताजी के पास में एक कुआं है, उसी में पानी पीने का सही है, और अब पानी उसमें है नहीं। गर्मी के कारण पानी उसमें कमी हो गई है, और बच्चे रस्सी द्वारा नीचे उतर के डिब्बे से पानी भरते हैं। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद हम आपको हरियाणा लेकर चलते हैं। यहाँ पानीपत में यमुना अब सूख कर तालाब बन गई है। लाखों करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाली यमुना अब खुद ही प्यासी है। लोग यमुना के इसी गंदे पानी में उतरकर धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा कर रहे हैं। पोखर जैसी नजर आ रही यमुना के गंदे पानी का जल छिड़क कर यमुना स्नान का पुण्य लाभ लिया जा रहा है। बहुत से मवेशी भी इसी यमुना में डुबकी लगाकर पानी को और गंदा कर रहे हैं। मजबूरी का नाम शायद अब यमुना हो गया है। हरियाणा से उम्मीद दिल्ली तक है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा तो दिल्ली में जो यमुना सूखी है, दिल्ली के जो लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, उन तक भी पानी पहुंचेगा। लेकिन हरियाणा के पानीपत की जो तस्वीर है वो वाकई डराती है। आप देखिए, इसे लोग यमुना मान रहे हैं, इतने ही पानी को यमुना मान रहे हैं, इसी में पूजा कर रहे हैं, इसी में लोग डुबकी भी लगा कर जा रहे हैं। और यहाँ जो ये पूरी रेतीली ज़मीन है जो असल में यमुना का रिवर बेड है, यहाँ पर अस्थियाँ दबा के जा रहे हैं कि जब पानी आएगा तो पितरों को मोक्ष मिलेगा। यानी कि अब पानी का जो क्राइसिस है वो ना आपको जीने दे रहा है और ना मरने के बाद मुक्ति दे रहा है। हर कोई उस पानी के इंतज़ार में है जिसके लिए विश्व युद्ध होना तय है। ये शायद उसी की पहली तस्वीर और पहली चेतावनी है। यमुना के रिवर बेड की रेत में ही अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। ये एक नदी की मौत तो है ही, हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी संकट है। ये रात ज्यादा हो गया था घर में, और जो है उनके पोल जो है जमुना में दबाने आए हैं। जमुना तो आ नहीं रही, मैं गड्ढा खोद के जी रेत के अंदर ही डाल जगह इसको, ये फूल जो है इसके अंदर रख देंगे ऐसे। आज तो बस ऐसे ही अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि सूखी सूखी सी है ना पानी यहाँ से, ना कोई तस्वीर है, कुछ नहीं है। आज मन नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन आना ही पड़ा क्योंकि पूजा करनी थी इसलिए। वाटर लेवल के ये निशान बता रहे हैं कि यहाँ बाढ़ भी आती है। बारिश ठीक ठाक हो जाए तो जुलाई के महीने में पानी खतरे के निशान को पार भी कर जाता है। यानी समस्या बिल्कुल स्पष्ट है। पानी को इकट्ठा न कर पाने की वजह से ही जब जरूरत हो उस वक्त हमें पानी नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में यमुना नदी में स्नान करना बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती है। यमुना के ये हाल देखकर साधु संत भी दुखी हैं। जो लोग अपनी जो है पाप धोने के लिए आते हैं, ऐसा मानना है कि ये पाप का जो है मैल भरा हुआ है यहाँ पे, और ये जो पानी आएगा ये सब बह के चले जाएगा। यमुना नदी में लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, लेकिन मुश्किल से 200 मीटर के दायरे में ये जो पानी सिमटा हुआ है, इस वक्त ये पानी बदबू मार रहा है, सड़ चुका है, और हम ये कह सकते हैं कि यमुना को खुद इस वक्त मोक्ष की दरकार है।
अगर अंधाधुंध विकास की दौड़ में देश ने पानी को इकट्ठा करने के पुराने तरीकों को दोबारा नहीं अपनाया तो देश में भूमिगत जल का स्तर लगातार कम होता रहेगा। नदियां सूखती रहेंगी, बारिश का पानी समंदर में बहता रहेगा और देश के बहुत से शहरों में डे जीरो जैसी स्थिति बन जाएगी। डिंडोरी से संदीप मिश्रा, शिमला से मोहित शर्मा, दिल्ली से रूफी जैदी और पानीपत से पूजा मक्कड़, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में कुल 30 ऐसे शहर हैं जहां पानी के प्राकृतिक स्रोत लगभग सूखते जा रहे हैं, लेकिन शिमला की स्थिति इसलिए सबसे बुरी है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक शिमला शहर की आबादी 1,69,000 है, जबकि अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इस शहर को सिर्फ 25,000 लोगों के लिए बनाया था। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में नवंबर से जनवरी के महीने में बर्फबारी होती है। जब गर्मियों में यह बर्फ पिघलती है तो शिमला के प्राकृतिक स्रोत अपने आप पानी से भर जाते हैं। शिमला की जलवायु की खास बात यह है कि यहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर बारिश होती है, लेकिन शिमला में पानी का संकट इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक दिन के लिए ही बर्फबारी हुई। शिमला को एक दिन में 3 करोड़ 20 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है और गर्मियों के मौसम में जब पर्यटकों की संख्या बढ़ती है तो ये जरूरत 4 करोड़ 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। वहां के प्राकृतिक स्रोतों में जो पानी इकट्ठा होता है उसे एक बड़े टैंकर में इकट्ठा किया जाता है और वहीं से पानी को शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन अब प्राकृतिक स्रोतों में पानी समाप्त होने वाला है। आजकल शिमला के लोगों को सिर्फ 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन मिल रहा है, जो उनकी जरूरत से करीब आधा है। नदी और जलवायु के मामले में भारत एक बहुत भाग्यशाली देश है। भारत में साल के 4 महीने बारिश होती है। देश में 10 बड़ी नदियां हैं और इन नदियों से भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियों का जाल पूरे भारत में बिछा हुआ है। हमारे देश की 2 महान नदियां यानी गंगा और यमुना का जिक्र हमारे देश के राष्ट्रगान जन गण मन में भी मिलता है। भारत की संस्कृति में जल को वरुण देव की संज्ञा दी गई है। हमारे पूर्वज पानी के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे और इसीलिए उन्होंने नदियों की पूजा देवियों की तरह की। बारिश के मौसम में ये नदियां पानी से पूरी तरह भर जाती हैं और देश के 133 करोड़ लोगों को जीवन देती हैं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि हमारे देश में बारिश के पानी का संग्रह हो नहीं पा रहा। ये पानी नदियों के रास्ते बहकर समुद्र में मिल जाता है। हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे इतिहास में बार बार उन राजाओं और सम्राटों की तारीफ की गई है जिन्होंने तालाब बनवाए। आज की चकाचौंध वाली आधुनिक युग में लोगों को तालाब के महत्व के बारे में पता ही नहीं है, जबकि सही बात यह है कि तालाब में इकट्ठा हुआ पानी ही भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी करता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमेशा तालाब और सरोवर बनवाने पर बहुत जोर दिया था। लेकिन अब हमारे देश में तालाबों को मिट्टी से पाटकर इमारतें बनाई जा रही हैं, जिससे भारत में भूमिगत जल का स्तर लगातार बहुत तेजी से घट रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 तक भारत के 21 शहरों में भूमिगत जल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की 54% जमीन में भूमिगत जल का स्तर बहुत तेजी से घट रहा है और वर्ष 2030 तक भारत को 1.5 लाख करोड़ क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी और फिलहाल भारत को 74,000 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी हर वर्ष मिलता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के आंकड़े और प्री मॉनसून वाटर लेवल डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि भारत के 61% कुओं का जल स्तर बहुत कम हो चुका है। भारत के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक देश के 13 राज्यों के 300 जिलों में पीने लायक पानी की बहुत कमी है। इसलिए हम ये लगातार कह रहे हैं इसीलिए कि भारत में पानी के विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पानी के बिना भारत का गला सूख रहा है और यहाँ के लोगों को और सिस्टम को इसका एहसास तक नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपके घर में भी पानी आना बंद हो जाएगा और उस दिन आप क्या करेंगे? आज हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़ रहे हैं, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। और अब हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां का धर्मनिरपेक्ष माहौल देखकर भारत के डिजाइनर बुद्धिजीवी और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को आत्मग्लानि महसूस होगी।
और इस देश का नाम है इंडोनेशिया, जहां संस्कृति और सहनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर हैं, जहां कूटनीति की कलम से नए रिश्ते लिखे जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना हॉलिडे प्लान यानी छुट्टियां प्लान करते हुए इस देश का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये देश एक पर्यटन स्थल के अलावा अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक संस्कृति के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम बाहुल देश है। यहाँ की कुल आबादी में से 87% लोग मुस्लिम हैं और हिंदुओं की संख्या सिर्फ 1.5% है। कट्टरपंथी और हिंसक विचारधारा वाले लोगों को यह जानकर झटका लग सकता है कि इंडोनेशिया के लोग रामायण और महाभारत को अपनी संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं। यहाँ धर्म के आधार पर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को बांटा नहीं जाता। इन दोनों ही ग्रंथों को पढ़ना और इनका प्रचार करना इंडोनेशिया की संस्कृति का पहला धर्म है और सही मायनों में आप इंडोनेशिया को गंगा जमुनी तहजीब वाला देश कह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर आज शाम जकार्ता पहुंच चुके हैं। वो पहली बार इंडोनेशिया गए हैं और कल दोपहर को नरेंद्र मोदी जकार्ता में इस्तिकलाल मस्जिद जाएंगे और फिर जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो 31 मई को मलेशिया जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद से होगी, जो कि अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में उन्होंने चुनाव जीता है। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव सिंगापुर होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून को शंग्रीला डायलॉग के मुख्य स्पीकर होंगे। इस पूरी यात्रा से चीन का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता है कि भारत इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट पर मिलिट्री बेस बनाकर चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। दुनिया के नक्शे में इंडोनेशिया की लोकेशन भारत के लिए सामरिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में साउथ चाइना सी में अपने कई मिलिट्री बेस तैयार किए हैं, ताकि वो भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर भारी पड़ सके। इसलिए भारत का सबांग पोर्ट पर मौजूद होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से चीन परेशान है, लेकिन इंडोनेशिया में उत्साह का माहौल है, क्योंकि इंडोनेशिया और भारत के बीच पौराणिक और ऐतिहासिक रिश्तों का एक मजबूत बंधन है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भी है और यहाँ की कुल आबादी करीब 24 करोड़ है। इनमें मुसलमानों की संख्या 21 करोड़ और हिंदुओं की संख्या सिर्फ 40 लाख है। लेकिन इसके बावजूद ये देश अपने आप को इस्लामिक देश नहीं मानता और वहाँ के हिंदू अल्पसंख्यक होने के बावजूद खुद को डरा हुआ महसूस नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ की संस्कृति में हिंदू धर्म को विशेष मान्यता दी जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ पक्षी से लिया गया है। वहाँ की नेशनल एयरलाइन का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है। इसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी रुपया के 20,000 रुपए के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है। पूरे देश में घूमते हुए आपको कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे जाएंगी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ ज्वालामुखी का फटना और छोटे मोटे भूकंप का आना बड़ी सामान्य सी बात है। इंडोनेशिया 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है और ये दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह वाला देश है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना। आज हमने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों के इसी मजबूत जोड़ का विश्लेषण किया है और इसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि किसी देश में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा उसके बयानों में नहीं बल्कि उसके व्यवहार में होती है। पिछले 1 महीने में दुनिया के 2 ताकतवर नेताओं से मिलने के बाद आज पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। दुनिया
की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। संगीत, संस्कृति और पौराणिक पहलुओं को ध्यान में रखकर पीएम मोदी के विशेष स्वागत की तैयारियां की गई हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां धर्म से पहले संस्कृति को महत्व दिया जाता है, यानी वो देश जिसका धर्म तो इस्लाम है, लेकिन संस्कृति में रामायण और महाभारत बसती है। और संस्कृति का यही रिश्ता भारत और इंडोनेशिया की जड़ों को जोड़ता है। ये अर्जुन विजय स्थल है। मैं जकार्ता में हूँ, मैं इंडोनेशिया में हूँ। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। यहाँ 90% लोग इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से आपको महाभारत और रामायण से मिली चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राचीन भारत है उसका जुड़ाव इंडोनेशिया से रहा है। आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण बैठे हैं, उसके पीछे अर्जुन है। ये जो 8 आपको ये जो घोड़े दिख रहे हैं, 8 चीज़ें दिखाते हैं। पृथ्वी, सूर्य, आकाश, कृतिका, समुद्र, ये तमाम चीज़ों का जिक्र होता है। यहाँ महाभारत भी समझी जाती है और रामायण भी खेली जाती है। एक ऐसा देश जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी है, वहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदू प्रतिमाएं, बौद्ध प्रतिमाएं, ये तमाम प्रतिमाएं रहती हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी दूध में घुल के हो जाती है। मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत प्रधानमंत्री की यह पहली इंडोनेशिया यात्रा है जिसमें इंडोनेशिया के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही इंडोनेशिया संकेत दे चुका है कि वो भारतीय नौसेना के जहाजों को अपने क्षेत्र सबांग में आने की इजाजत दे सकता है, जिससे भारत को चीन के इरादों को समझने में आसानी होगी। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर डिफेंस और स्पेस में सहयोग को लेकर भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा पीएम मोदी जकार्ता में पतंग प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस पतंग प्रदर्शनी में रामायण और महाभारत से जुड़ी तस्वीरें होंगी। पतंगों को लेकर प्रदर्शनी होने वाली है जकार्ता में। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रहेंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से संस्कृति से जुड़े हुए हैं, प्राचीन संस्कृति भारत और इंडोनेशिया की, वो क्या है, कैसी है, तो पतंग पे ये उनका पोर्ट्रेट है भगवान राम का। इस तरीके से कल्पना की जाती है जो इंडोनेशिया की जो पतंग बनाने की संस्कृति है। आप कह सकते हैं ऐसे दूध में चीनी घुलती है, उसी प्रकार से जो रामायण के मोटिव्स हैं वो इंडोनेशिया की सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल गए हैं। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1919 में आज ही के दिन वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का परीक्षण किया गया था। इस थ्योरी को आधुनिक विज्ञान की आधारशिला माना जाता है और एक बार आइंस्टाइन ने अपनी इस थ्योरी को बहुत सरल तरीके से समझाया था। उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि जब आप अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ 1 घंटे तक बैठे रहते हैं तो 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है, लेकिन जब आप किचन में हॉट स्टोव पर कुछ मिनट के लिए भी काम करते हैं तो कुछ मिनट भी 1 घंटे से ज्यादा लंबे महसूस होते हैं। और यही सापेक्षता यानी रिलेटिविटी है। 1953 में आज ही के दिन एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचने से पहले एडमंड हिलरी के जूते एक टेंट के बाहर बर्फ से जम गए थे और इसे ठीक करने में ही उन्हें 2 घंटे का समय लग गया था। इसके अलावा हिलरी और तेंजिंग ने 14 किलो के वजन के साथ ये ऐतिहासिक चढ़ाई पूरी की थी। आज इन्हीं पर्वतारोहियों में से एक तेंजिंग नोर्गे का जन्मदिन भी है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1917 में हुआ था। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे और जब वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र 43 साल थी। जॉन एफ कैनेडी की 1963 में हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1906 में आज ही के दिन मशहूर निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले कई मशहूर निबंध लिखे हैं। नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। और आप में से बहुत सारे लोग पानी को मुफ्त की चीज समझते हैं। असल में पानी दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसकी कीमत को समझिए
वरना एक दिन प्रकृति आपको अपनी भाषा में इसकी कीमत समझाएगी और वो भाषा आपको अच्छी नहीं लगेगी। नमस्कार।